हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं पर। 5वीं पंचवर्षीय योजना तक हम चर्चा कर चुके थे। आज हम 6ठी योजना से आगे बताएंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएँ जिससे आने वाली क्लासेस आपको मिलती रहें। 6ठी पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा के साथ में आत्मनिर्भरता पर कार्य करने की बात कही गई थी। अब 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 में प्रारंभ हुआ और 1985 तक चला। 1 अप्रैल और 31 मार्च। गरीबी हटाओ जो ये नारा है इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया जा चुका था और अब 6ठी पंचवर्षीय योजना में बताया जाएगा कि गरीबी निवारण कैसे हो, गरीबी कैसे खत्म किया जाए और रोजगार का सृजन। इसे प्राथमिकता में रखा गया। 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी कैसे कम किया जाए इस पर विचार किया गया और रोजगार कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार किया गया। अब इसके लिए ग्रामीण स्तर पर जाकर के काम करने की ज़रूरत थी, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी, कृषि विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। यानी कि जो ग्रामीण स्तर पे लोगों को सबसे प्राथमिक स्थिति होती है भोजन मिलना, रहने के लिए एक छत होना। यदि इस पर कार्य नहीं किया गया तो किसी भी रूप में विकास संभव नहीं हो पाता है। 6ठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण के साथ साथ रोजगार के सृजन पर प्राथमिकता दिया गया था और अब इस पर काम करने के लिए एक सबसे बड़ी संस्था नाबार्ड का आधार दिया गया। नाबार्ड का काम क्या होता है? जितने भी बैंक हैं उन्हें प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके लिए कार्य करना, यानी ऋण प्रोवाइड करवाना। ध्यान रहे, नाबार्ड डायरेक्ट पब्लिक को ऋण नहीं देता है। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन इनकी प्राथमिकता में रहा। 6ठी पंचवर्षीय योजना सफल योजना थी। इसके पीछे कारण था विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.2% और प्राप्त हुआ था 5.4%। यानी ये योजना सफल थी। अब सफल कैसे हुआ, किस तरह से गरीबी को कम किया जाए, किस तरह से रोजगार बढ़ाया जाए, एक कमेटी बनाया गया था, शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी इसलिए बनाया गया था कि ग्रामीण स्तर पे किस तरह से विकास किया जाए इसकी जांच कीजिए, इसको पता कीजिए, रिपोर्ट दीजिए। शिवरमन साहब ने जब जांच किया ग्रामीण स्तर पे जा कर के तो ये पाए कि अगर यहाँ पर श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, कुटीर उद्योग के लिए यदि धन मुहैया कराया जाए तो गरीबी भी कम होगा और रोजगार भी बढ़ेगा।
इस समय देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, दिखाती है 90 लाख रोजगार दिए, 10 लाख रोजगार दिए, 5 लाख रोजगार दिए। वो कौन सा रोजगार, वो IAS IPS का रोजगार तो है नहीं देते हैं। उसमें तो वैकेंसी निकालेंगे 100-200, तो लाख कैसे पूरा होगा। तो जो मनरेगा में दिया जाता है, सफाई कर्मी की नौकरी दी जाती है, या अन्य छोटे तबके की नौकरी दी जाती है, या जो मनरेगा में मजदूरी करते हैं लोग, उनको जोड़ा था, उन्हें रोजगार के रूप में वो कोड करके बता देती है। तो किस माध्यम से हो पाता है, वो प्राथमिक माध्यम से होता है, प्राथमिक क्षेत्र के माध्यम से होता है। इसके लिए अथॉराइज्ड कौन है, तो इसके लिए शिरोमन ने कहा कि एक कोई ऐसी एजेंसी हो, एक कोई ऐसी एजेंसी हो जो पूरे भारत के प्राथमिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर सके और कुछ नहीं। तब नाबार्ड की स्थापना किया गया। नाबार्ड का स्थापना किया गया 12 जुलाई 1982 को। अब ये नाबार्ड क्या है, तो नेशनल कल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट का स्थापना किया गया। अब ये क्या करेंगे, नाबार्ड क्या करेगा, नाबार्ड एक ऐसी संस्था, ध्यान रहे 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना किया गया शिवरमन समिति के अनुशंसा पर। किसके अनुशंसा पे, शिवरमन समिति के अनुशंसा पे किया गया। अब ये क्या करेंगे, ये पब्लिक है, ये पब्लिक है और ये नाबार्ड है, और ये हैं सब कमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक। अब नाबार्ड क्या करेगी, वैसे तो यहाँ पे सबसे ऊपर बैठा है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय केंद्रीय बैंक, वो इनको लीड करेगी और ये इनको भी लीड करेंगी। कुछ बैंकें जो अनुसूचित बैंक होती हैं और कुछ गैर अनुसूचित होती हैं, तो ये हम पढ़ाएंगे आपको जब बैंकिंग बताएंगे तब। यहाँ मैं नाबार्ड के किस तरह से छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी को कम किया गया, क्या कम करने का प्रयास किया गया, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। नाबार्ड ने क्या कहा कि मैं पैसा दूंगा और आपको कृषि और ग्रामीण विकास पे ध्यान देना है। कृषि पे और ग्रामीण विकास पे ध्यान देना है। इसके लिए पैसा नाबार्ड देती है व्यापारिक बैंकों को, और ये बैंक देते हैं जनता को ऋण के रूप में, ऋण के रूप में देते हैं कम दाम पर, कम ब्याज दर पर। तब ये पब्लिक जो होती है ये विकास करती है, कोई कुटीर उद्योग लगाता है, कोई कृषि के लिए ऋण लेता है, कोई और कोई कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि पब्लिक के लिए एक ऐसा रोजगार सृजन करने का कार्य सामने आता है जिससे गरीबी कम होगी। यदि रोजगार मिलेगा तो पैसा पाओगे, पैसा पाओगे गरीबी अपने आप कम हो जाएगी। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 को प्रारंभ हुआ, 31 मार्च 1985 तक चला। विकास का लक्ष्य रखा गया था 5.2%,
और प्राप्त किया गया था 5.4 यानी सफल रहा। प्रमुख प्राथमिकता था गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, यानी छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण और रोजगार सृजन प्राथमिकता में था। 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड की स्थापना किया गया और 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपको ज्ञात होगा तो 1969 में इसके पहले 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था और 1980 में दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके साथ साथ आयात निर्यात बैंक, आयात निर्यात बैंक, जिसे कहते हैं एग्जिम बैंक, इनकी भी स्थापना 1982 में छठी पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। अब हमने क्या देखा कि नाबार्ड की स्थापना हम एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के विकास के लिए, और साथ ही साथ हम आयात और निर्यात यानी विदेशों से भी व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान दिए। तो एक तरफ एग्जिम बैंक हम बनाते हैं आयात निर्यात के लिए, एक तरफ नाबार्ड बनाते हैं एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए। मतलब छठी पंचवर्षीय योजना में जिस तरह का गरीबी निवारण और रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया, प्राथमिकता रखी गई, कार्य भी उसी तरह से किया गया। और जब आपके साधन और साध्य दोनों सही हों तो विकास होना तय होता है, और छठी पंचवर्षीय योजना सफल रही। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना भी किया गया। तो छठी पंचवर्षीय योजना में 1982 में नाबार्ड, एग्जिम बैंक, और उसके बाद में 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था? जब व्यक्ति भूखों रहता है, जब उसे खाने को ना मिले, तब क्या कहेगा? मैं आपके यहाँ काम करूँगा, हमें भोजन दे दो। मुझे भोजन चाहिए, आपको काम चाहिए, मैं काम करूँगा, मुझे खाना चाहिए। 7वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज योजना का आधारशिला रखा गया। काम के बदले अनाज योजना, मतलब काम करोगे तो अनाज मिलेगा, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1 अप्रैल 1985 से शुरू हुआ और 31 मार्च 1990 तक चला। इनकी प्राथमिकता क्या था? गरीबी कम करो, बेरोजगारी कम करो, क्षेत्रीय विषमता कम करो। यानी गरीबी 7वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी, बेरोजगारी और विषमता, इसे समाप्त करने की बात कही गई।
बात की गई और ये योजना सफल भी रही। जो विकास का लक्ष्य रखा गया था ये 5% रखा गया था और प्राप्ति कितना हुआ 5.8%, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना सफल रही। अब गरीबी, विषमता, बेरोजगारी, यदि इसे समाप्त करना है मतलब सोचने का दायरा तो बढ़ा। इसी समय में अब हम इलेक्ट्रिक यानी कंप्यूटर की तरफ भी बढ़ने लगेंगे। हमारे यहाँ सबसे पहले कंप्यूटर लाने का या कंप्यूटर से संबंधित गतिविधि को बढ़ाने का जो श्रेय है वो उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी साहब थे। 1985 में सबसे पहले कंप्यूटर का आधारशिला रखा गया और राजीव गांधी साहब चाहते थे कि डिजिटलीकरण किया जाए और तभी उन्होंने कहा था कि भारत में करप्शन यानी भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। यदि केंद्र से गांव के ग्रामीण स्तर के विकास करने के लिए यदि 1 रुपया भेजा जाता है तो वहां पर केवल 15 से 10 पैसा ही पहुंचता है, बाकी बीच में ख़त्म हो जाता है। और इसलिए हम यदि डिजिटलीकरण कंप्यूटर के माध्यम से सारा कार्य होगा तो इसको आसान बनाया सकता है, भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। लेकिन कहा तो कोई भी नवीकरणीय कार्य होता है तो उसका आलोचना भी होता है कि कंप्यूटर करेगा। भाई जहाँ पर गरीबी हो, भूखमरी हो, अशिक्षा हो, वहाँ पर आप एक हाई लेवल की बात करेंगे तो लोगों को मजाक लगेगा। वो अलग बात है कि उनका उस समय की बात आज यथार्थ में सिद्ध हो रही है। तो ये योजना सफल रही। गरीबी, बेरोजगारी, विषमता समाप्त करने की बात कही गई थी और विकास लक्ष्य 5% था, प्राप्ति 5.8 था, यानी योजना सफल मानी गई। – 1986 में कपार्ड की स्थापना किया गया और 1988 में सेबी की स्थापना किया गया। सेबी की स्थापना किया गया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किया गया 7वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन जब इनका स्थापना किया गया तब यह संवैधानिक आधार नहीं प्राप्त कर सका था। इसे संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ 1992 में। अब ये काम क्या करता है? जो कंपनियां हैं, शेयर बाजार है या अन्य एफडीआई, इन सब को नियंत्रित करना, देखरेख करना, कंपनियां फ्रॉड हैं या सही हैं इनका देखरेख करना, ये सब काम सेबी का है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का है। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य 5%, प्राप्ति 5.8%, मतलब सफल योजना। 88 में सेबी का स्थापना किया गया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की। 86 में कपार्ड की स्थापना। उसके बाद में क्या हुआ कि भुगतान संतुलन में दिक्कत होने लगी। भुगतान संतुलन मतलब विदेशों से जो हम सामान मंगाते थे और हम जो निर्यात करते थे उसके बीच में जो अंतर होता है उसे भुगतान संतुलन समस्या कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है,
यदि जिस देश के लिए सकारात्मक होता है उसके लिए समस्या नहीं है, जिसके लिए नकारात्मक होता है उसके लिए समस्या है। तो ये सकारात्मक नकारात्मक होता कैसे है? मान लीजिए एक्स देश है और ये वाई देश है, यहाँ से सामान इनको निर्यात किया गया, इनको सामान निर्यात किया गया, मान लीजिए 200 रुपये का मान लीजिए इनको सामान भेजा गया, और इस 200 रुपये में सेवा भी शामिल है, वस्तु भी शामिल है, और इन्होंने हमें निर्यात किया 300 रुपये का। अब जब इन्होंने निर्यात किया हमको, तो हमने इनको पे किया 300 रुपया, और हमने जब इनको निर्यात किया तो इन्होंने हमें पे किया 200 रुपया। मतलब हमारे जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार है, तो 300 में से 200 घटा तो 100 रुपये का हमें क्या हुआ? हमें नुकसान हुआ। इसे नुकसान कह लीजिए या व्यापार संतुलन नकारात्मक कह लीजिए। अब भाई हम यदि किसी उत्पाद को नहीं बना पाते हैं या हमारे पास में उत्पाद बनने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो जिस देश में बनेगा हम वहाँ से मंगाएंगे, क्योंकि उपभोक्ता को हम कुछ ना कुछ तो देंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहिए। हम जिन चीज़ों का आयात करते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए हम निर्यात करने लगें। जैसे जब हमारे यहाँ हरित क्रांति हुआ, उसके पहले हम गेहूँ मंगाते थे, अमेरिका से मांगते थे तुम दे दो, रसिया तुम दे दो। लेकिन जब एक बार अमेरिका ने बदतमीजी किया, अमेरिका जब हमें गेहूँ दे रहा था तो उसमें डंठा ज़्यादा था। हमारे जो दूत थे या हमारे यहाँ के जो नुमाइंदे थे, उनके साथ कई प्रकार के व्यवहार करने की, लचीलापन दिखाने की कोशिश कर रहा था, परंतु करता नहीं था। लेकिन वो भूल गए कि गुलाब वाला प्रधानमंत्री नहीं है, दुर्गा काली की भांति शक्ति रखने वाली इंदिरा गांधी ये प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी ने कहा है स्वामीनाथन से, भाई कुछ विचार करो। स्वामीनाथन ने कहा जी मैडम विचार हो गया है, कहीं तो गेहूँ पैदा करो। ऐसी तैसी उनके इंदिरा गांधी ताकतवर प्रधानमंत्री थीं, उन्होंने हरित क्रांति को सपोर्ट किया और आज हम गेहूं निर्यात करते हैं, आज हम चावल निर्यात करते हैं, आज हम आलू निर्यात करते हैं, क्योंकि हम उत्पादन सरप्लस हो गया, हमारा उत्पादन अधिशेष हो गया हमारा। तो ऐसे ही अभी हाल ही में जब एससीओ में या अन्य जगहों पर जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जाते हैं, तब वो यही कहते हैं कि इंडिया अब मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। वो बार बार ऐसा क्यों कहते हैं? वो बार बार इसलिए कहते हैं कि विदेशी की कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करें, हमारे यहाँ प्रोडक्ट बनाने में सहयोग करें और रोज़गार हमारे भारतीयों को दें। जब ऐसा होगा तब हम क्या करेंगे? हम प्रोडक्ट को आयात कम निर्यात ज़्यादा करेंगे, और जब हम निर्यात करेंगे तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा बढ़ेगा, हमारा भुगतान संतुलन सकारात्मक होगा, और जब भुगतान संतुलन सकारात्मक होगा तो हमारे पास योजनाएं बनाने के लिए, हमारे पास कोई अच्छे कार्य करने के लिए पैसे की कमी नहीं होगी, तो समस्याएं नहीं आएंगी। या और कुछ अगर हमें आवश्यकता है तो वैश्विक मंच से, तो हमारे पास जब वैदेशिक मुद्रा भंडार ज़्यादा होगा हम आराम से उसको ले पाएंगे। तो हुआ क्या था, जब 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी तो हमारे पास भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई थी, और हम तत्काल रूप में एक नई पंचवर्षीय योजना नहीं चला सकते थे, और इसीलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना को रोकना पड़ा। 8वीं पंचवर्षीय योजना न चला करके हमने 1990-91 और 1991 से 1992 के लिए 2 साल का हमने
वार्षिक प्लान, वार्षिक योजना चलाया। और इस वार्षिक योजना के बाद में फिर हमने 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बाद 1992 में मैंने 8वीं पंचवर्षीय योजना लागू किया। भुगतान संतुलन संकट के कारण हम 8वीं पंचवर्षीय योजना को लाने में 2 साल विलम्ब हो गए। तो वार्षिक योजना 1990-91 और 91 से 92 के बीच भुगतान संतुलन के संकट के कारण चलाया गया था। अब हम आए 8वीं पंचवर्षीय योजना पे। ये 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चलता रहा। अब यहाँ पे बात क्या थी? जॉन डब्ल्यू मूलर, इनके मॉडल पर आधारित था। जॉन डब्ल्यू मूलर ने कहा कि भारत के पास में, यानी हमारे पास में एक ऐसा धन है जिसके बल पर हम पूरे विश्व में राज कर सकते हैं। अब भारत के लोग खड़बड़ाएंगे कि हमारे पास ऐसा क्या है। लेकिन 8वीं पंचवर्षीय योजना में और उसके पहले जो वार्षिक प्लान चलाया गया, तो हमारे पास संकट इतना ज़्यादा था, हमारे पास ना तो कोई हमें कर्ज देने को तैयार था। वर्तमान में जो पाकिस्तान का हाल है, खाने के लिए धन नहीं, विदेश का कोई लोन देने को तैयार नहीं। भारत के पास कम से कम सोना था कि गिरवी रख देता, पाकिस्तान के पास तो वो भी नहीं है। जब हमारे यहाँ भुगतान संतुलन का संकट पैदा हुआ, किसी भी देश के लिए कम से कम 3 महीने का अग्रिम सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। 1990-91 में स्थिति ये थी हमारे पास कि न तो खाने के लिए हमारे पास संसाधन थे और न विदेश का कोई सामने आ रहा था। IMF भी हमें ऋण देने को तैयार नहीं था। और जब कोई देश तैयार नहीं था, तब ऐसी स्थिति में समस्या बहुत विकट थी। तब हमारे देश का सोना गिरवी रखा गया। कब रखा गया? 90-91 की बात है। और नरसिम्हा राव साहब प्रधानमंत्री थे। तब इन्होंने, अब आपको याद होगा कि 10 साल प्रधानमंत्री रह चुके डॉक्टर मनमोहन साहब कुछ बोले नहीं, लेकिन ये वही मनमोहन हैं जिन्होंने 1991 में, जब कोई वित्त मंत्री बनने को तैयार नहीं था, उस समय डॉक्टर मनमोहन साहब वित्त मंत्री बने और इन्होंने भारत की स्थिति को एकदम बदल करके रख दिया। ऐसा कार्य किया इन्होंने, और वही उसी समय पर LPG व्यवस्था लाया गया था, यानी PPP मॉडल के आधार पर कार्य करने का सुझाव था। उदारवादीकरण, ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का ध्यान रखा गया। और उस समय तब मनमोहन साहब ने LPG और प्राइवेटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा। लाइसेंसिंग पद्धति पर उदारवादी रवैया अपनाया और फिर भारत का वहाँ से गतिविधियाँ विकासात्मक रूप से बढ़ने लगी। कैसे बढ़नी?
1991 में। और 1991 में इस समय क्या चल रहा है? वार्षिक प्लान, वार्षिक योजना। वित्त मंत्री कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये अर्थशास्त्र के रूप में एक ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी 10 साल प्रधानमंत्री थे, शांत रहे। लोग आलोचना भी करते हैं इनकी, लेकिन ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग की आलोचना करना क्या पता सही है कि गलत, जनता है। तो इस समय एलपीजी अवधारणा लाया गया। इसके पहले हमारे यहाँ लाइसेंसिंग नीति लागू थी। आईएमएफ कर्ज देने के लिए तैयार इस तरह की हुई। एक तो हमारे सोने को गिरवा रखा गया, हमारे देश का सोना गिरवा रखा गया, और साथ ही साथ हमारे ऊपर शर्तें थोप दी गई। हम पहले विदेशों से उतना खुला व्यापार नहीं रखते थे, या हमारी बाजार व्यवस्था खुली प्रणाली की नहीं थी। आईएमएफ की शर्तों के अनुसार मनमोहन सिंह ने एलपीजी व्यवस्था लागू किया और पीपीपी मॉडल पर विकास करने की योजना बनाई। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के आधार पर पीपीपी को प्रमोट किया गया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके आधार पर कार्य करने का व्यवस्था देखा गया, और तब जाकर 2 साल में हमारी स्थिति धीरे धीरे बढ़ने लगी। तब हम 8वीं पंचवर्षीय योजना पर पहुँचे, और 8वीं पंचवर्षीय योजना तब लागू किया गया और लक्ष्य निर्धारित किया गया मानव संसाधन का विकास। जॉन डब्ल्यू मूलर साहब जानते थे कि इस समय वित्त मंत्री जो है वो एक अर्थशास्त्री हैं, और भारत के पास जनसंख्या की कमी नहीं है। अब भारत के पास जनसंख्या की कमी नहीं है तो जनसंख्या योग्य भी होनी चाहिए। एक तरफ 10 लोग हों और 10 योग्य हों, और एक तरफ 100 हों और सभी बदतमीज हों, बेवकूफ़ हों, मूर्ख हों, तो 10 वाला ज़्यादा आगे निकल जाएगा। हमारे पास जनसंख्या तो थी, आज भी है, लेकिन आज भी देखिए लगभग 48% जनसंख्या जो महिलाओं की है, उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30% महिलाएं ही किसी सर्विस में देखेंगे या अन्य किसी सेक्टर में जिसमें वो बाहर बढ़ चढ़ के साथ दे सकें या अपना कार्य स्वयं रूप में कर सकें। वो अलग बात है कि अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में महिलाओं को आगे किया जा रहा है, लेकिन कहाँ पे? केवल गांव स्तर पे। जब तक उनको बराबर नहीं लिया जाएगा तब तक किसी भी रूप में विकास नहीं होगा, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ। मानव संसाधन पे बात 8वीं पंचवर्षीय योजना में तो कही गई, और वो मानव संसाधन होगा क्या? मानव संसाधन के लिए और उसके पहले हमारे उदारीकरण नीति लागू हो चुकी है। जो लाइसेंस की प्रवृत्ति थी उसे रोका जा चुका है, ख़त्म किया जा चुका है। कुछ विशेष क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो अब लाइसेंस के लिए आवश्यकता नहीं थी। तो अब लोगों को कुशल मजदूर बनाने की ज़रूरत थी। उसके लिए एजुकेशन चाहिए, कार्य करने का हुनर चाहिए, और फिर जब काम करना लोग सीखे और फिर अलग अलग देशों में जाने लगे। जैसे खाड़ी देशों में बहुत ऐसे मजदूर हैं, कोई सिलाई सीख करके चला जाता है, कोई ड्राइविंग के रूप में चला जाता है। मतलब एक कौशलपूर्ण जब मानव तैयार हुआ
तो हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है वो ज़्यादा आने लगे। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय ही था, जॉन डब्ल्यू मूलर साहब का कहना था कि आपके पास मानव हैं और मानव संसाधन पर विकास कीजिए, यानी मानव संसाधन पर बल दिया गया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन पर बल दिया गया था, विकास पर बल दिया गया था। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुआ था 6.68%, यानी 6वीं, 7वीं, 8वीं ये तीनों पंचवर्षीय योजनाएं क्रमशः सफल थीं, सफल योजना थी। 6वीं में अपनी उपलब्धि प्राप्त कर लिया, 7वीं ने और 8वीं ने। अब 8वीं में लक्ष्य रखा गया था 5.6 का और प्राप्त किया 6.68% का, यानी सफल योजना थी। मानव संसाधन पर बल दिया गया था। और इसी समय WTO 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया और भारत इसका संस्थापक सदस्य बना। भारत इसका संस्थापक सदस्य बना। अब WTO स्थापित हुआ, गठन किया गया। विश्व व्यापार संगठन का गठित होना कहीं ना कहीं भारत के लिए एक अवसर था और ये अच्छी बात है कि इसके पहले भारत ने अपनी जो लाइसेंसिंग नीति थी उसमें लचीलापन ला करके देश के विकास को एक रफ्तार दे दिया। 1991 में जो ये सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद आज तक हम आगे ही बढ़ रहे हैं। इस समय तो स्थिति हमारी इतनी अच्छी है कि पूरा विश्व समुदाय कहता है कि अगर भारत को इग्नोर करोगे तो विकास को इग्नोर कर जाओगे। अभी हाल ही में कल की बात है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है कि वो दौर नहीं है, यह 1980-90 का दशक नहीं है। भारत, वर्तमान का भारत बहुत ताकतवर है। तो इन जो लंबा सफ़र रहा है वो एकाएक नहीं आया है। तो हमारे विकासपूर्ण रवैये ने और बदलाव ने ये स्थिति ला दी है। 1 जनवरी 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य बना और इसके पहले ध्यान रहे 1990 के पहले और 1990 के बाद हमारी स्थिति 1990 के पहले और बाद, पहले जब हम लाइसेंसिंग नीति से त्रस्त थे तो हमारा विकास दर 3 पॉइंट कुछ से बढ़ता था। एक राज कृष्णा है, ये अमेरिका में एक वक्तव्य दे रहे थे तो इन्होंने कहा कि भारत का विकास ना होना, ये 1980 के दशक के बाद की बात है। इन्होंने कहा भारत का विकास ना होने का कारण भारत के हिंदू वृद्धि दर कहा है। उन्होंने कहा 3.5 से 3.5 के दर से जो विकास कर रहा है भारत, ये हिंदुओं के अपने गुरूर का परिणाम है। ये विदेशों में नहीं जाएंगे, इनको खुला वातावरण नहीं दिया जाएगा तो विकास नहीं होगा। 1990 में
जब वही गतिविधि जो राजकृष्ण साहब बोले थे उसे ही हटा दिया गया और विकास का रूप बढ़ गया। तो जब कभी ध्यान में आए कि हिंदू विकास दर क्या है, तो इसे हिंदू विकास दर कहा गया था। और राजकृष्ण साहब ने कहा था, बाद में जब हम 1990 के बाद हमने एलपीजी व्यवस्था लागू किया वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, उसके बाद हम धीरे धीरे विकास करने लगे और अपना सोना भी वापस ले आए और आज हम ऋण देते भी हैं, निर्यात भी करते हैं। अब कोई भी देश का लेन देन तो हर देश से लगा होता है, लेकिन वर्तमान में जो भुगतान संतुलन किसी देश के साथ, तो चीन के साथ हमारा खूब नुकसान हो रहा है। लगभग ये 90 बिलियन डॉलर का नुकसान यानी घाटा पहुंच चुका है। हम चाइना से खूब निर्यात कर रहे हैं, तो फोकस यही करनी चाहिए कि चाहे छोटे छोटे रोजगार लगाइए, लेकिन अपने लगाइए। और अपने जब रोजगार लगाएंगे, अपने उद्यम लगाएंगे, तो एक दिन यही उद्यम बड़ा भी हो जाएगा। और आप अगर उद्यम लगाते हैं तो 2-4 लोगों को रोजगार भी देंगे, और इन लोगों को रोजगार देंगे तो आपका कार्य धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और फिर आप बाहर विदेशों में अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट का निर्यात करने लगेंगे। तो पूरे देश को, सबको मिल करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसलिए भुगतान संतुलन तब भारत के पक्ष में आ जाएगा। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास के पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।